अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, अभी 1-2 मिनट में अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉल्यूशन मैनुअल और बुक अपलोडेड है, तो चैप्टर 1 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आप लोग। जो कमिंग ट्यूसडे होगा उसमें आपका क्विज नंबर 1 लिया जाएगा बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1। स्लाइड्स, बुक, सॉल्यूशन सारा कुछ एलएमएस के ऊपर मौजूद है। पहले एलएमएस को देखें, फिर किसी चीज़ में कमी बेशी हो तो फिर कुछ पूछें। ओके जी, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रहीम रऊफ, प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल सुबहान, यस सर। अली हसन, यस सर। अली हसन कौन है? तो कोई और बोल गया, पूरी चीजें। यस सर। सर हाँ? सर कौन वो सा? दोस्त ने लॉगिन किया हुआ था मेरे नाम अपनी आईडी, तो वो अभी अच्छा, वो अपना अली सलमान हसन। है। दूसरा कौन है, किस पे लॉगिन की हुई है? सर ये वो दोस्त है मेरा, सही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। उसने आज लॉगिन किया था, उसके मोबाइल पे जूम चल नहीं रहा था, तो उसने मेरे पे किया तो उसकी नहीं तो क्लास। अभी आप सलमान अहमद के आईडी से बात करें। यस सर, सलमान अहमद की बात कर। हम्म। से अभी चेंज कर लेता हूँ मैं। नहीं बस ठीक है। अली हसन, ये यस भी सर। आप ही नहीं बताया था, ठीक है। अमीर हमजा, सर मीर हमजा प्रेजेंट सर। ठीक है। प्रेजेंट सर। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है। चॉकलेट भेजूं? आसिफ रहमान, यस सर। ठीक है। दानियाल अली, दानियाल नहीं है, ठीक है जी। इत्तिशाम, इत्तिशाम मौजूद है लेकिन बात नहीं कर रहा। चलें जी, प्रेजेंट लगा रहा हूँ। फेरोज अहमद खान, फेरोज, ये भी मौजूद है, बोल नहीं रहा। चलें जी, प्रेजेंट। हमील जफर, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। हुमैर अनवर, ठीक है। मियां मोहम्मद उमैर, ठीक है जी। मियां मोहम्मद उमैर प्रेजेंट है। मोहम्मद आसिफ मजीद, यस सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। ठीक है। मोहम्मद आकब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद अशरफ,
प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल बाबर नहीं है। मोहम्मद बिलाल जुनैर। बिलाल जुनैर प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद हुसनैन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मोहम्मद मोइस सईद। यस सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोइस ठीक है। सर ये बिलाल बाबर आईपीसी में बैठा हुआ है, ये लॉगिन कर रहा है तो ये प्रेजेंट ही है। ठीक है, तो थोड़ा लॉगिन पहले कर लिया करो ना। सर वो इंटरनेट का इशू आ रहा है आज आईपीसी में, तो वो थोड़ा मसला कर रहा है। ठीक है। तो ये किसका बता रहे हो, आईपीसी वाला कौन है? बिलाल बाबर। ठीक है। मोहम्मद हुसनैन हो गया। हाँ ठीक है, हुसनैन भी हो गया। मोइस सईद। मोइस भी मौजूद है। ठीक है। प्रेजेंट सर। ठीक है। ठीक है। मोहम्मद रिहान ताहिर। सर मोहम्मद हसनैन प्रेजेंट है, पहले बोला आपने। हुसैन भी प्रेजेंट है, मोइस भी प्रेजेंट है, रेहान भी प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक होगा जी। मोहम्मद शाहजेब अशफाक। प्रेजेंट सर। सेकंड। ठीक है। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान 26 मौजूद है। ठीक है जी। मुकर्रब अहमद। मुकर्रब नहीं है मौजूद। मुकर्रब एब्सेंट है। ठीक है जी। उमर शाहिद। यस सर। ठीक है। सर आप नंबर यहाँ से बुलाओ। रजा। सर 011 की भी लगा दे, मुकर्रब अहमद की, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है जी, प्रेजेंट है। रजा। रजा एब्सेंट है जी। उसामा अफजल। ठीक है जी, प्रेजेंट है। वलीद। वलीद भी एब्सेंट है। जैद इश्तियाक। जैद इश्तियाक मौजूद नहीं है। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस। और अब जरा स्टार्ट करते हैं। आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अटेंडेंस वगैरह साथ साथ अपलोड हो रही होती है। सो इन केस ऑफ एनी इशू इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इट आउट। और अगर आपका कोई लॉगिन का इशू है, कोई यूज़र नेम पासवर्ड वट एवर इट इज़, वो आईटी आईपीसी जो भी बैकएंड पे चीज़ें हैं, टीचर एंड पे आपकी सारी चीज़ें फुल फ्लैज ठीक होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को रेगुलर बेसिस के ऊपर गो थ्रू करते रहें। एट द 11th और या एट द एंड ऑफ द डे मेरे एंड से कोई भी किसी किस्म का क्लेम भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं टाइमली चीज़ें सारी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए कर रहा हूँ, ना कि इशू क्रिएट करने के लिए। सो इट्स बेटर कि आप सारी चीज़ों को गो थ्रू किया करें, चाहे वो आपका ऑनलाइन पोर्टल है, एलएमएस है, जो कुछ भी है, ईमेल्स हैं, सारी चीज़ों को रेगुलरली चेक करें ताकि किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट ना हो। अभी ज़रा 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को।
तो थ्योरी और न्यूमेरिकल जो दोनों की बेस पे मिक्स जो क्विज होगा वो आपका कमिंग जो ट्यूसडे, जो अब ट्यूसडे आने, आज थर्सडे है, तो 4-5 दिनों के बाद जो ट्यूसडे आ रहा है उसमें आपका कंट्रोल लैब के अंदर क्विज होगा। ठीक है, आपकी 11 बजे क्लास स्टार्ट होती, तो 11 बजे ही आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 100% अटेंडेंस। सर क्विज में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होंगे या सिर्फ न्यूमेरिकल? अगर आप बुरा ना महसूस करें तो जब मैंने कहा था कि थ्योरी और न्यूमेरिकल मिक्स होंगे तो क्या फिक्रा पसंद नहीं आया था? थ्योरी ओके और सर। हाँ, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होंगे। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। अभी 4th वीक ऑलमोस्ट स्टार्टेड है, तो हमने एक रीजनेबल टाइम स्पेंड कर लिया रिलैक्सेशन में, तो प्रॉपर उसकी जो है वो तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर दें। क्विज इधर आपका कैंपस में होना है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, और आप लोग वैसे मैक्सिमम लोग क्लास में मौजूद ही होती हैं, अटेंडेंस स्ट्रेंथ आपकी ठीक होती है, तो आई होप सो कि सब तक ये मैसेज जो है वो लेक्चर्स के थ्रू पहुँच चुका है। अभी आज हम चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं ज़रा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ स्लाइड्स की। LMS के ऊपर और मेरे चैनल के ऊपर डेट्स के साथ प्रॉपरली जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। सर क्विज में चैप्टर 1 या सिर्फ? जी चैप्टर 1 है। ओके जी, हमारे सामने खैर यहाँ पर वीक 2 लेक्चर 1 लिखा हुआ। हम एक वीक में यहाँ पे आप हमारी स्पीड चेक कर लें कि आप लोगों को काम कितना स्लो करवाया, और पहले क्या हमारा जो एक वीक के अंदर एक चैप्टर ख़त्म कर देते हैं हम लोग, लेकिन आपको वही जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 3 वीक्स में करवाया। ठीक है, अब जो काम है वो साफ ज़ाहिर है फिर हमने रीजनेबल ही रखना है। ओके जी, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 2, और इसके अंदर बेसिकली हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे इन अ वेरी क्विक वे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी एनर्जी। ठीक है, हीट और वर्क का डिफरेंस होगा कि किस चीज़ को हम हीट कंसिडर करते हैं और किस चीज़ को हम वर्क कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये जम्पशन नहीं है कि जो चीज़ हॉट है या जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है उसको हीट के सेंस में ले लें, और बाकी जो चीज़ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसको वर्क के सेंस में ले लें। यहाँ पर टेक्निकली
चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, वो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो होपफुली वी विल लुक इनटू इट। और कुछ न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बात करेंगे, काइनेटिक पे हो जाएगी, पोटेंशियल पे हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी पे बात हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे थोड़ी बात हो जाएगी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन, उनके साथ हमारा थोड़ा फ्रेंडली जो बिहेवियर है वो होना चाहिए कि हम गेस कर सकें या हम महसूस कर सकें कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया जा रहा है, तभी हम उसके कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तभी हम कुछ करने के काबिल हैं। सो ये एक ओवरव्यू है कि क्या हमने डिस्कस करना है। ओके जी, सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो है वो हमने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ओपन सिस्टम के अंदर जो मास है वो इन आउट हो सकता है और क्लोज सिस्टम के अंदर मास इन आउट नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन ये आया था कि क्लोज सिस्टम के अंदर फिर एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है और एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे होता है। सो वो हीट और वर्क के थ्रू होता है। तो क्लोज सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि क्लोज सिस्टम फिक्स्ड मास सिस्टम, क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर मास इन आउट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट मास है, एक फिक्स मास है जो कि ऑलरेडी वो कैरी किए हुए सिस्टम कैरी किए हुए या नहीं किए हुए जो कुछ भी है दैट इज़ फिक्स्ड, क्योंकि इन आउट मास का नहीं होगा। सो इस सेंस में जो एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है, उसके लिए टेक्निकल जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं कि एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। क्योंकि जो सिस्टम होता है, सिस्टम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट कर रही होती है वो बाउंड्री होती है। तो जब बाउंड्री को कोई चीज़ क्रॉस करेगी, वो क्रॉस करके बाहर जा रही है तो सराउंडिंग में दाखिल हो जाएगी, और अगर बाउंड्री को क्रॉस करते हुए अंदर आ रही है तो वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही है। तो इस चीज़ को जो मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटरेक्शन का या हीट इंटरेक्शन का या वर्क इंटरेक्शन का, तो इसका मतलब है कि सिस्टम से कोई चीज़ इन हुई है या आउट हुई है। So that could be in the form of heat or work in a closed system, right? So open system हमारे पास जो होते हैं उनका वॉल्यूम हमारे पास फिक्स होता है, मास उसके अंदर इन आउट हो सकता है। तो उसमें जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है वो 3 फॉर्म्स के थ्रू हो सकता है, हीट के थ्रू भी हो सकता है, वर्क के थ्रू भी हो सकता है, और मास उससे इन आउट भी हो सकता है, मास के थ्रू भी एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक वाइज अ वाटर गीजर, सो उसमें कोल्ड वाटर आता है, उसकी एनर्जी कुछ और है, जब वो हॉट वाटर बन के बाहर निकल रहा होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर हीट वो एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जो कि हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू कंबस्शन। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के फिनोमेना की वजह से हीट आ रही है या गैस वाला है या लकड़ियों की बेस के ऊपर आप उसको चला रहे हैं, जो कोई भी मैकेनिज्म है, ठंडा जो पानी है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब एक चीज़ ने अपने अंदर कोई चीज़ जज़ब कर लिया है तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो उसके अंदर मौजूद है। तो वो ज़ाहिर किस सेंस में होगी? इंटरनल एनर्जी के तौर पे। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे तो आपको पता चलेगा कि कम प्रेशर और कम टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी भी कम होती है। ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप जो है वो एनालाइज करेंगे कि एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो खैर ये एक मोटिवेशनल एग्जांपल थी कि चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही होती हैं। और इस स्लाइड प्रीवियस स्लाइड जो अभी अभी भी डिस्कस की उससे ये भी फील हुआ होगा कि एनर्जी को या वर्क को या इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो एनर्जी जो हमारे पास है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमारा सबका मानना है और हम सबका इस पे इत्तेफाक भी है। तो एनर्जी को जैसे थर्मोडायनामिक्स को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमने देखा था, जो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू था थर्मोडायनामिक्स का वो भी हमने देखा था। फिर इसी तरह माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू भी थर्मोडायनामिक्स का हमने देखा था। माइक्रोस्कोपिक के ऊपर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं और मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम जो है वो बड़े पैमाने पर इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरनल चीज़ों के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होते मैक्रोस्कोपिक के अंदर। सो मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो आउटसाइड चीज़ें हैं उसके अंदर लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी, उसको हम मैक्रोस्कोपिक
फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर डिस्कस सर सर ये मैक्रोस्कोपिक से क्या मुराद है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक ठीक सर। है, सो मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि बड़े पैमाने के ऊपर, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है, हम किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि इसका लुब्बे लुबाब क्या है, मुझे मेन थीम बताओ, बड़ी लंबी स्टोरी होगी, 1 घंटा हो गया, सो मुझे कुछ काम की बात बताओ। सो मैक्रोस्कोपिंग के अंदर हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस जी हम नहीं सर। कर रहे। ठीक, सर शुरू में सर मेरे सिग्नल नहीं आ रहे थे तो अटेंडेंस होगी है सर? शुरू में सिग्नल नहीं आ रहे थे और अटेंडेंस बिल्कुल होगी है। तो ये तो सर आप आप अपने प्लीज मार्क दोस्त कर की सकते हैं? पूछ सकते हैं। अभी तो लेक्चर चल रहा है ना, अब इसके अंदर चीज़ें नहीं होती ना, ये चीज़ें जो इश्यूज होते हैं ना वो एंड पे डिस्कस होते हैं, ठीक है। ठीक है अभी तो सर। लेक्चर से रिलेटेड चीज़ जा रही है ना, पूरी क्लास को 38 ठीक है ठीक है। 39 लोगों को छोड़ के एक बच्चे को अकोमोडेट करने तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इसका एक और भी अच्छा वे होता है कि आप ज्वाइन करने से पहले अपने किसी दोस्त से पूछ लेते मैसेज करके कि अटेंडेंस होगी। ओके जी, सो राइट सर। हाँ ठीक है, इसीलिए ईमेल आईडी वगैरह भी दिया होता ताकि कोई इशू हो तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए जी, माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या है कि आप इंटरनली जो उसके अंदर चीज़ें हैं उनके अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। कि अब इंटरनली चीज़ों के अंदर सबसे जो बेहतर जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के ऊपर हम इंटरेस्टेड होते हैं कि इंटरनली वो क्या एनर्जी की कैरी किया हो। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल एक मैंने आपको वाटर की सेंस में दी कि जब कोल्ड वाटर होता है और उससे हॉट वाटर जब बनता है तो अपने अंदर एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का हम लोगों को आइडिया है कि काइनेटिक आपके पास स्पीड की जो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वो हम उसको स्पीड की सेंस में देख रहे होते हैं, वेलोसिटी की सेंस में देख रहे हैं, मोशन की सेंस में देख रहे हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर अगर हम चेंज में इंटरेस्टेड हैं कि कितना चेंज आया है, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि क्या उसकी हाइट चेंज हुई है या नहीं हुई, एलिवेशन जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, अगर हम टॉप पे देखें तो मैं साथ साथ कर्सर को मूव कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी ऑल आर फेमिलियर विद दैट, वो हाफ एम वी स्केयर है, यानी कि 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्केयर। और जो एनर्जी होती है उसका यूनिट जूल के अंदर है, स्टैंडर्ड यूनिट। अगर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम उसको किलो जूल में, मेगा जूल में, गीगा में हम उसको लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास mgh होता है, ठीक है। और इस बुक के अंदर चूँकि हाइट वाला जो फैक्टर है, एलिवेशन वाला फैक्टर है, उसको z एक्सिस के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जब हमने प्रीवियसली प्रेशर से रिलेटेड प्रूव किया था तो उसमें भी P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच था, या P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। तो उसमें जो H का फैक्टर है वो दैट वाज द एलिवेशन, दैट वाज द Z, वो डेल्टा Z जो हमने प्रूफ के अंदर भी डिस्कस किया। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgz। सो इससे परेशान नहीं होना। यूनिट अगेन एनर्जी है, जूल यूनिट है, किलो मेगा ये क्वांटिटीज हैं, 10⁻³ 10⁻�6, तो स्टैंडर्ड यूनिट एनर्जी का जूल है। अब इस पे आते हैं कि ये एक और एक चीज़ लिखी हुई है के ई, सेकेंड लाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो सिंबल है वो लोअर केस में लिखा हुआ है। सो अब इसके अंदर अगर देखें तो मैस गायब है यहाँ से, मैस जो है वो आपको फॉर्मूला के अंदर नज़र नहीं आ रहा, फॉर्मूला बन चुका है 1/2 वी स्केयर, और यूनिट भी उसके जो हैं वो पर केजी की सेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। और फिर जो साथ में वर्ड लिखा हुआ वो लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मैस। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, उसको मैस से डिवाइड किया गया। तो जब आप मैस से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला के अंदर जो मैस होता है वो
ख़त्म हो जाएगा, जस्ट आपके पास 1/2 v² बचेगा। अब ये जो मैंने कहा कि मैथ से डिवाइड करना है, ये हर एक जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें के ई की, तो वो लोअर केस में लिखा हुआ है, जो कि पहले वाले के ई से मुख्तलिफ है। अगर आप फार्मूला में देखें तो उसमें मैथ्स मौजूद नहीं है, जो कि अगेन बता रहा है कि ये मैथ्स से डिवाइड हो चुका है। अगर आप उसका यूनिट देखें तो वो भी आपको बता रहा है कि दैट इज़ इन द पर केजी। और अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वो भी बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, सो जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे या आप पढ़ रहे होंगे तो मेक श्योर कि अगर इतनी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं तो हमारा नॉलेज भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसी तरह जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को सेम, इसको हम स्पेसिफिक एनर्जी भी कह लेते हैं। जब मैं किसी चीज़ को मैथ से डिवाइड कर रहा होता तो हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, जो भी चीज़ मैथ से डिवाइड होगी उसके साथ हम स्पेसिफिक का वर्ड लगा लेते हैं। लेट्स स्पेसिफिक एनर्जी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, सो इसी तरह जब आप पोटेंशियल एनर्जी को मैथ से डिवाइड करेंगे तो उसका भी मैथ्स खत्म हो जाएगा। वो सिंपल चीज़ ही है, उसके भी यूनिट किलो जूल पर केजी है, और उसका भी जो नेम है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, राइट। इसी तरह जब हम बात करते हैं ओवरऑल, अगर मैं एनर्जी की सेंस में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो इसको मैंने ई लिखा हुआ, ये तीनों का सम है। मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया और मैंने यूनिट भी लिख दिया किलो जूल, और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके जी। फिर अगर मैं नीचे देखूँ तो ई को मैंने लोअर केस में लिख दिया। अब ई जैसे ही लोअर केस में गया है, अब मेरा जो कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आपका भी यहाँ पर बन जाना चाहिए कि अगर कैप्स से ई से लोअर केस में गया है तो ये स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है, और ये मैस से डिवाइडेड हो सकती है, ये किलो जूल पर केजी हो सकती है, ये एनर्जी पर यूनिट मैस हो सकती है, ये सारी एक ही बातें। सो ई इज इक्वल टू, अगर आप इसको देखें u प्लस के प्लस पी, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये सारे लोअर केस में, तो अब फॉर्मूला के ऊपर भी रिफ्लेक्ट बैक होगा। वो u कैप्स में था, इसका u सर लोअर केस में। ये जी, यू का दोबारा बता देना, यू क्या चीज़ है? u इंटरनल एनर्जी होती है, जो सिस्टम अपने अंदरूनी तौर पर इंटरनल एनर्जी कैरी किया हुआ वो कोई भी हो सिस्टम के। सकती है। जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो किस तरह की, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ही होती है। किस तरह की सेंस में कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं वाटर की सेंस में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो था पहले भी वो वाटर, हॉट वाटर भी वाटर ही है, कोल्ड वाटर भी वाटर है, उसके अंदर एक सर्टेन मैस है, वही उसका मैस है। लेकिन लाइक वाइज अ कप ऑफ टी है या कोई भी फ्लूइड है, तो जब तक वो ठंडा था या जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था दैट वाज फाइन। आपने उसको आग के ऊपर रखा है, तो जब आपने आग जलाई है तो उसके लिए आप या तो कोई वुडन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या आप गैस यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑयल या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी आपने उस पर यूटिलाइज़ की है, इसका असर हमें कहाँ पर नज़र आएगा? इसका असर हमें उस फ्लूइड में, उस वाटर के अंदर नज़र आएगा। वो गर्म हो चुका होगा, उसने हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली होगी। जो आपने एनर्जी उसके ऊपर यूटिलाइज़ की है, वो अपने अंदर वो महफूज़ किए हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। पहले उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और थी, उसकी वैल्यूज़ जूल्स के अंदर कुछ और थी, अब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है। समझ गए हमारी? ओके। ठीक यस है। सर, ओके सर। बैटरी है फॉर एग्जांपल, तो पहले उसकी चार्जिंग कुछ और थी, अब उसकी चार्जिंग कुछ और है, तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी कैरी किए हुए। ठीक है। यस सर। सो वापस आते हैं उसी चीज़ पे, u इज इक्वल टू सॉरी u प्लस, अब देखिए मैथ्स खत्म हो चुका है, इनके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और यूनिट भी देखिए किलो जूल पर केजी, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पर यूनिट मास है। अगर ये आप देखें E इज इक्वल टू ई बाई एम, ये क्या हुआ, ये कुछ बताएगा? अब एक आखिरी लाइन मुझे बता दो। E इज इक्वल टू ई बाई एम, लोअर केस सर में ये E। वही है, हर एनर्जी को सर मैथ से डिवाइड किया हुआ है, उसी का फॉर्मूला बन रहा बिल्कुल ठीक बात है कि जो नॉर्मल एनर्जी, अच्छा एक और चीज़ है, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना साफ ज़ाहिर, तो मैं अक्सर वर्ड एक यूज़ करता हूँ नॉर्मल का। एनर्जी एनर्जी होती है, नॉर्मल या एबनॉर्मल एनर्जी कोई नहीं होती, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये होता है कि स्पेसिफिक एनर्जी को और जो
ओरिजिनल एनर्जी है उसका मैं फ़र्क जाहिर करने के लिए अक्सर कहता हूँ कि नॉर्मल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है उसको आपने मास से डिवाइड कर दिया, तो ये एनर्जी पर यूनिट मास होता है, वो फिर सिंबल से भी ज़ाहिर हो रहा है, यूनिट से भी ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राइट। और इसी चीज़ को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ, आपको पता है जब आप किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसके ऊपर आप डॉट लगा देते हैं, रेट ऑफ चेंज आप उसको कह देते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स के ऊपर आप एक डैश उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं, ठीक यस है। सर। और डबल के अंदर फिर देन टूज देन थ्री। सो इसी तरह यहाँ पर एक वर्ड है एनर्जी फ्लो रेट। अब जब आप फ्लो रेट की बात करते हैं या रेट की बात करते हैं तो फिजिक्स की सारी डेफिनेशंस छोटी मोटी ज़रा ज़हन में लेके आएं। रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारे मामलात में आप क्या कर रहे थे, उस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर रहे हो, राइट। डिस्प्लेसमेंट का रेट यस यस सर। सर। वेलोसिटी या वेलोसिटी का रेट एक्सेलरेशन बन गया। तो रेट से मेरे ज़हन में क्या आता है कि जब मैं किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करता हूँ और उस सेंस में फिर वो चीज़ के साथ रेट का वर्ड आ जाता है। अगर एनर्जी फ्लो रेट है तो एनर्जी को टाइम से डिवाइड किया हुआ है समहाउ। अगर आप एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्या चीज़ बन जाती है? एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? पावर सर। एनर्जी बाय टाइम पावर होता है, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। सो पावर का यूनिट जो है वो हमारे पास वॉट में स्टैंडर्ड उसका यूनिट है, ठीक है, या जूल पर सेकंड के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट। और अगर उसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, बड़ी वैल्यू है, तो फिर अगेन किलो या मेगा या गीगा, इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। सो जब आप एनर्जी फ्लो रेट की बात करें, एनर्जी फ्लो रेट की आपने बात की, अगर यही फार्मूला को मैं देखूं, अगर मेरे पास इज इक्वल टू एम वाला यही फार्मूला है तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि कैप्स में इज इक्वल टू मैस इंटू ई। तो नॉर्मल जो एनर्जी होती है सिंपल में उसको मैं लिख सकता हूँ कि मैस इंटू स्पेसिफिक एनर्जी, ये बड़ी कॉमन सी एक चीज़ है। सो इसी चीज़ को आप उसी एनर्जी को यानी कि जब टाइम से डिवाइड अगर कर देते तो आप ई के ऊपर डॉट लगा देते और मैस के ऊपर डॉट लग जाता, क्योंकि मैस वो है जो कि चीज़ फ्लो कर रही है, मैस फ्लो रेट या एनर्जी फ्लो रेट। सो इसी वजह से अब जब एनर्जी के ऊपर डॉट लगा तो उसका नाम एनर्जी नहीं रहा, दैट इज एनर्जी फ्लो रेट। यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने जूल्स एनर्जी का जो है वो फ्लो है, जो कि जिसको आप पावर कह रहे हैं, राइट। सो ई डॉट इज इक्वल टू एम डॉट ई, और उसका जो यूनिट है वो आपको जूल पर सेकंड में या वाट में नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं, ड्राइंग को ज़रा क्लियर कर दूँ, तो सबसे पहले तो बताएं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखूं, सर मैस और वॉल्यूम। यस। मास ओवर वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है जी। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो इससे अगर मैं मास को लिखूं तो मास को मैं फिर क्या लिखूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस सर। ठीक है। तो अब अगर मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में लिख दूं, तो अगर मैं कहूं कि ये मास नहीं है, ये मास फ्लो रेट है, यानी कि मास डिवाइडेड बाय टाइम है, तो साफ ज़ाहिर इक्वेशन के दोनों साइड पे उसको जाहिर होना चाहिए। अगर मैं एम डॉट कह रहा हूँ तो फिर मुझे दूसरी साइड पे वॉल्यूम उसको भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो एम डॉट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का डॉट। एम डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट, मास डिवाइडेड बाय टाइम, एक सेकंड में कितना मास फ्लो हुआ। और सर वॉल्यूम फ्लो रेट का, जी जी, ये जो डेंसिटी है रो जैसे कह रहे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं डॉट आया? जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक ही जगह आप किसी एक ही स्पेसिफिक पे करेंगे ना, पूरे के ऊपर नीचे सारे के ऊपर टाइम लिख दे तो एक ही बात है। ये लें जी, सारे को टाइम से अगर लेट से आप डिवाइड जब करेंगे तो फिर आप v बाई टी को अगर पिक कर लेते हैं, लेकिन यस मिसाल सर। के तौर पे आपने ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है 9/27 और नीचे लिखा हुआ है 3,
ठीक है, 9 इंटू 27 इंटू 3, तो नीचे 3 है। अब ने एक दफा ही डिवाइड होना है, ऐसे नहीं है कि एक दफा 27 से डिवाइड हो जाए और एक दफा 9 से डिवाइड हो जाए। बात समझ? यस सर, समझ आ गई। तो ये मुझे भी चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट करती थी जब मैं भी इसको अक्सर रीड आउट करता था, या जब मैंने भी इसको रीड आउट किया तो मैं भी बड़ा सोचता था कि ये क्यों एक के ऊपर लगा देता है और एक के ऊपर नहीं लगाता। तो आप एक किसी स्पेसिफिक एक वॉल्यूम ओवर टाइम को जब लिया है तो वो वॉल्यूम और टाइम आपस में टाइम को लेकर साइड पर हो चुके हैं। सो वॉल्यूम ओवर टाइम को आप क्या कहेंगे? वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट? ओके जी। अब आगे अगर आप देखें ना तो वो एरिया इंटू वेलोसिटी लिखा, वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास ये है वॉल्यूम फ्लो रेट, वी डॉट आपने लिख दिया, दैट इज वॉल्यूम ओवर टाइम। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर कितनी डायमेंशंस होती हैं? 3। ठीक है, क्या क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट सर। और हाइट। एरिया के अंदर कितनी डायमेंशंस होती हैं? सर 2 होती है, लेंथ और वेट। विड्थ। एरिया के अंदर 2 डायमेंशंस और वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशन। तो अगर मैं वॉल्यूम और एरिया का रिलेशन देखूं तो मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कोई भी एक डायमेंशन में ले लेता हूँ और उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास वॉल्यूम बन जाता है। और सॉरी, एरिया इंटू कोई भी एक डायमेंशन में ले लो तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम वॉल्यूम। बन जाएगा। 2 डायमेंशन एरिया पर मुश्तमिल हैं और कोई भी तीसरी जो डायमेंशन है, जो रिमेनिंग डायमेंशन है, उसको आप साथ में मेंशन कर दें तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये जो एक रिमेनिंग डायमेंशन आपने मेंशन की है, लेट्स से वो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। सो अगर आप ये देखें तो ये किस में मेजर करेंगे? मीटर्स के अंदर मेजर करेंगे। लाइक वाइज डिस्टेंस, ठीक है, यस सर। डायरेक्शनल है तो डिस्प्ले, तो लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, आप उसको मीटर्स के अंदर ले रहे हैं, आप उसको डिस्टेंस टाइप एक सिनेरियो कंसिडर करें। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, और अगर मैं इस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बन जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू, यानी कि कोई भी एक डायमेंशन इनटू एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, और वो जो एक डायमेंशन है जिसको आप डिस्टेंस या लेंथ या हाइट कह रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम, वो क्या होता है? वो आपके पास किसको ज़ाहिर कर रही होगी? वेलोसिटी को या स्पीड को। सो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है जी? वेलोसिटी इनटू एरिया, मैं उसको लिख सकता हूँ जो कि उसने मेंशन किया हुआ। सो इसमें किसी को इशू के वॉल्यूम फ्लो रेट जो है उसको एरिया और इनटू वेलोसिटी उसे नहीं लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था जो कि भी सिनेरियोस में किसी को एतराज़ वगैरह। नो नो सर। सर। ठीक है जी। सो ये मास फ्लो रेट है और इसका यूनिट उसी तरह किलो जूल्स पर सेकंड में। अच्छा, मास का स्टैंडर्ड यूनिट्स किलोग्राम ही है, ठीक है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ही है, एनर्जी का जूल है और पावर का वॉट है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि आप स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर चीज़ें रख के सॉल्व करें तो स्टैंडर्ड आंसर ही आएगा और आपको यूनिट कन्वर्जन्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप कोई भी चीज़ को अगर सॉल्व करें तो आपको उसके फुल फ्लैज कॉन्सेप्ट्स हों कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, और आपको उस टॉपिक से या उस क्वांटिटी से आपको लगाव हो, आपको उसकी बैकग्राउंड का सारी का आइडिया हो। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने का या पढ़ने का या क्या पर्पस? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्लूइड है तो वो जब किसी डक्ट से फ्लो करता है उसका मास फ्लो रेट होगा, कितनी वो तेज़ी से फ्लो कर रहा है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम फ्लो रेट होगा। या आपके पास लेट से स्टीम है, वो नोजल से अगर एग्जिट हो रही है तो उसका क्या मास फ्लो रेट है, क्या वॉल्यूम फ्लो रेट है, वो सारी चीज़ें बीच में जो है वो अकोमोडेट हमने करनी होती हैं, उनको हमने यूटिलाइज करना होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म होता है। और अगर किसी चीज़ की एग्जिट या एंट्रेंस सर्कुलर हो तो हमें पता है कि उसका जो एरिया होता है, एरिया दैट कुड बी द पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर चीज़ है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है जैसे कि फॉर्मूला में भी है, तो दैट कुड बी द पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होता है? D/2।
डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो अगर कोई सर्कुलर चीज़ हो तो उसका जो एरिया होगा दैट कुड बी पाई इंटू डी स्केयर बाय 4। जैसे यस नोजल है, गार्डन होज जो होता है, जो पाइप होता है उसके अगर हमने आगे नोजल लगाई होती है तो उसकी एग्जिट साइड पे भी रिंग सा बना होता है और उसकी एंट्रेंस साइड पे भी रिंग सा बना होता है। वो अलग बात है कि जो एग्जिट है नोजल की उसका डायामीटर कम होता है, ठीक है, और जो नोजल की एंट्रेंस होती है उसका डाया जो है वो ज़्यादा होता है। सो डिपेंड करता है कि हम एग्जिट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये फार्मूला भी एम डॉट वाला फार्मूला भी हमारा हो गया, ई डॉट वाला फार्मूला भी होगा, और थोड़ी बहुत लॉजिक्स भी क्लियर हो गई कि स्लाइड पे डिफरेंट सर ये किस्म की इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हाँ जी सर जैसे हमने बताएं। ये एनर्जी को या मास वगैरह को जो टाइम से डिवाइड करके इसको फ्लो रेट में, एनर्जी फ्लो रेट में तब्दील किया है, वो समझ तो आगे किस तरह किया है, लेकिन इसका मकसद क्या है? यानी कि एनर्जी को टाइम से डिवाइड करके वो कन्वर्ट करने का मकसद क्या था हमारे, यानी फ्लो रेट इसका में? इसका वही मकसद है, ये सवाल बहुत पहले क्लियर हो जाना चाहिए था। इसका वही मकसद है जब हमने फिजिक्स के अंदर पावर पढ़ी थी 9th क्लास में, ठीक है, 5 साल सफ़र है हमारा। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं, इसी तरह हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इसको फिर आपको बात करता हूँ। हमने एक टीचर से किसी से कॉन्वोल्यूशन क्या है, वो जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे या कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें कॉन्वोल्यूशन का एक वर्ड आएगा, दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व किया जाएगा। तो हमें बड़ा वो तंग सा करता था लफ्ज़, तो हमने कहा सर कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो अब उन्होंने बता तो दिया था कि दो सिग्नल्स हैं, इनको कन्वॉल्व करेंगे, दैट इज़ द कॉन्वोल्यूशन सम हो। तो हमें उसका लफ्ज़ी मतलब चाहिए था, तभी फिर हमें इत्मीनान होता है। तो सर ने थोड़ा समझाया, जब देखा कि नहीं बात मानी, सर ने फिर कहा कि आपने अच्छा छोटी क्लासों में टॉर्क पढ़ा हुआ, आप मुझे बताओ कि टॉर्क का क्या मतलब, क्योंकि ये तो चले कॉन्वोल्यूशन वाला टॉपिक आज पढ़ा, तो ये तो आज क्वेश्चन हो गया कि कॉन्वोल्यूशन क्या होती है। तो सर ने कहा कि टॉर्क बताएं, टॉर्क क्या होता है। तो फिर हमने भी मुस्कुराहट दी, सर ने भी मुस्कुराहट दी, तो मुस्कुराहट मुस्कुराहट में ही कॉन्वोल्यूशन और टॉर्क का जो मतलब है वो क्लियर हो गया। अब टॉर्क का तो सबको पता है कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कहेंगे, लेकिन सर ने कहा नहीं, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे लफ्ज़ मतलब चाहिए। तो फिर हमने मुस्कुराहट पेश करके वहाँ से गुजारा कर लिया। सो बेसिकली जो एनर्जी बाय टाइम है ना, कि एक, अगर आप पावर में इंटरेस्टेड हो ना, यानी कि पावर्स की अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है कि वॉट की सेंस में कितनी एनर्जी चाहिए, लेट्स से अगर आपने कंपैरिजन मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कर रहे हैं, या जब आपके पास जनरेटर है लेट्स से, ठीक है, उसकी जो आपके पास आउटपुट आ रही है वो आपके पास वोल्टेज की फॉर्म में है, वो आपके पास करंट की फॉर्म में है, साथ में आपके पास कोई ना कोई लोड है, उसका कोई ना कोई पावर फैक्टर है, P इक्वल टू वी आई कॉस थीटा सम हो, तो वहाँ पर जो आपको मिली है वहाँ पर आपको पावर मिल रही है, ठीक है। उसकी अगर आपने एनर्जी कैलकुलेशंस करनी है कि मेरे पास अ, कितनी इसकी यूटिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इस्त्री आप घर में यूज़ करें, तो इस्त्री 1 किलो वाट की होती है, 1000 वाट की एक मतलब जो है वो इस्त्री है अमूमन। नो सर, कुछ की 700 वाट की है। नहीं, बात को ज़रा चलने देना, क्योंकि हम इस्त्रियाँ नहीं बेच रहे। अमूमन इतने की, अब मेरे घर में जो यूज़ हो रही है वो 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 1 पॉइंट यानी कि 1300 वाट की होती है। अमूमन उस पे 100,000 वाट की, चले 700 लगा लें जी, ठीक है। सो अब जब इसने, क्योंकि 700 से जो मैंने अगली बात करनी थी वो फिर आपको समझ नहीं आनी थी, 1000 वाट सपोज जी वो ले रही है, उसको मैं 1 घंटा चलाता हूँ, ठीक है, जो आपके पास एक नॉर्मल यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 1 किलोवाट आवर में आप उसको डील कर रहे थे। एनर्जी की कैलकुलेशन हो रही थी, एनर्जी की बेस के आपको बिल पड़ रहा होता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल की है, किस टाइम के रिस्पेक्ट से, कितने टाइम में कितनी जो है वो पावर कंज्यूम की। सो अगर हमारे पास 1000 वाट वो यूटिलाइज आप करती है, 1 घंटा अगर पूरा इस्त्री चलती है और 1000 वाट के, तो 1 यूनिट ड्रॉप करी, वो जो आपने एनर्जी लिया दैट इज़ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, उसकी बेस के ऊपर आपको उसने चार्ज कर लिया। अब वही अगर एनर्जी सेवर है
वो आपके पास 20 लेट्स से अगर वाट ले रहा है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी ये तकरीबन 50 घंटे चले तो 1 यूनिट ड्रॉप होगा। 100 वाट वाला अगर बल्ब है तो वो 10 घंटे चले तो 1 यूनिट ड्रॉप होगा। सो जो हम एनर्जी जितनी कंज्यूम करें, मिसाल के तौर पे आप सारा सारा दिन मोटर चलाई रखें, ये कुछ और मामला है। आप 1 घंटे के लिए चला रहे हैं, ये कुछ और मामला है, ठीक है। तो कहीं जो पावर उसकी है, अब अगर कोई बंदा कहे कि ये जो मैं डिवाइस खरीद के लाया हूँ ये वक़्त की कैलकुलेशन भी कर दे, तो कंपनी उस डिब्बे के ऊपर ये तो नहीं लिखेगी कि ये जी इतने घंटे चलानी है या इतने घंटे चलेगी। वो आपको पावर्स की कैलकुलेशंस करके देंगे और आप जो टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। कोई भी डिवाइस है, पंखा, एसी या ट्यूब है, जो कुछ भी है, उसको टाइम से जब मल्टीप्लाई होगा तब पता चलेगा कि आपने कितनी एनर्जी यूटिलाइज की। समझ लगे ना बात की। तो उम्मीद है कि थोड़ी दोस्ती होगी आपसे कि जी डिवाइडेड बाय टाइम क्यों है और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्यों है। यस सर, शुक्रिया सर। ठीक है सर। हाँ जी, तो थोड़ा इसको वक्त से पहले भी, अब उम्मीद है कि आगे किसी क्लास में अगर कोई चीज़ आएगी ना तो उसको ज़रा पहले डिस्कस खूबसूरती के साथ पढ़ा करें कोई भी जो चीज़ है, क्योंकि गूगल इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक आगे पीछे उसकी तो कोई क्लास नहीं ली, क्या ख्याल है? हमें बंदे ब्लॉक करने भी आते हैं, रिक्वेस्ट भेजनी भी आती है और यस दिल वाले सर। लाइक्स भेजने भी आते हैं। यस। चलें जी, फीलिंग ब्लेस्ड विद 20 अदर्स। अब 20 रह गए बच्चे ना, इसलिए मैंने जब टेनिस हो रही थी तब वो 25 थे। चलिए कोई बात। ओके जी, उम्मीद है टाइम शाइम और इस तरह की बातें डिस्कस हो चुकी होंगी। अच्छा, ये कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन पर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, ये बस पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए। सेंसिबल एनर्जी यानी कि क्या होती है, ये लेटेंट एनर्जी या केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, इनसे हम कुछ से थोड़ा बहुत फेमिलियर भी हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को आगे हम डिस्कस भी करेंगे, उस पर एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे। बाकियों को इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे केमिकल चले एनर्जी, कमांड छोटा सा कर देता हूँ। द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटॉमिक बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो एटॉमिक बॉन्डिंग उनकी आपस में है उससे रिलेटेड जो एनर्जी वो एसोसिएट की हुई है, दैट इज़ द केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के H2O है। तो जो उनकी बॉन्डिंग बनी, अगर आपने उनकी ये बॉन्डिंग ब्रेक करके आपने उसको अगर स्टीम में या दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको डेफिनेट सी बात है कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी जो कि आप उसको अप्लाई करेंगे और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जा सकती है। और ये जो आपने एनर्जी अप्लाई की है ये उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसका फेज़ चेंज करने में, उसका प्रोसेस चेंज करने में, उसकी हालत चेंज करने में ये यूटिलाइज़ होगी। अगेन वो फर्स्ट लॉ काम करेगा, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला, कि कोई चीज़ भी ज़ाया की सेंस में नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म और सम हो। कैन और सम टाइम ऐसा भी होगा, मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि हो सकता है कि आपका इल्म महदूद हो या मेरा इल्म महदूद हो, हमें ना पता हो कि इस फॉर्म से अगली फॉर्म क्या बनी थी, लेकिन इवेंचुअली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म या सम हो, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ही रहती है। वो ऐसा मसला नहीं, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी का हम थोड़ा सा आगे पढ़ भी लेते हैं। वो आपको पता है कि आप यूरेनियम वगैरह के आइसोटोप्स और उनको न्यूक्लियर रिएक्टर से गुजारते हैं और फिर उसके ऊपर आपने फिशन और फ्यूजन का भी प्रोसेस पढ़ा छोटी क्लासेस के अंदर। और आपके हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें भी यही काम हो रहा होता है। जब रिएक्ट करवाते हैं U-235 वगैरह आइसोटोप से यूरेनियम का, तो एक हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, उसको अभी ज़रा देख भी लेंगे। लेकिन उसका मेन जो इशू है दैट इज़ द कंट्रोलिंग, कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेटअप नहीं है। यू हैव सीन इन द मूवीज़ और न्यूज़पेपर्स और इस तरह की, लेट्स से जापान के बारे में या काफ़ी सारा बहुत एक ओल्ड हिस्ट्री के तौर पे वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब और वो सारे उनके रिएक्शंस और जो डिज़ास्टर हुई, ठीक है। सो आप उसको फ्रीक्वेंटली देखते भी रहते हैं। तो इसका मेन जो न्यूक्लियर का है वो कंट्रोलिंग के सेंस में अगर तो कंट्रोल हो जाती है तो दैट इज़ अ गुड साइन और उसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बाहर भी हो रही है, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि इसका कंट्रोल करना बहुत जो है वो एक हेक्टिक टास्क है और बहुत सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, ताकि अगर इन केस कोई गलत या अनकंट्रोल्ड अगर रिएक्शन हो जाए
तो फिर वो डिफरेंट चीज़ें हो गई जी। अब हम देखते हैं कुछ को कि हमारे पास कुछ और है स्टडी करने के लिए। एक में स्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एक में डायनामिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको ज़रा देखते हैं, या माइक्रो और मैक्रो वाली चीज़ को और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो सर इस जी, जी, जी। कोई आवाज़ आई थी फिर चली गई। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहा है कोई? नो सर, आप शुरू करें। चलिए। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि या पिक्चर्स के अंदर या कहीं न्यूज़पेपर में या टीवी के ऊपर या बुक्स के अंदर कहीं स्टडी किया होगा कि जो आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डैम है, तो एक ख़ास हाइट से जब टरबाइन के ऊपर वाटर आके गिरता है तो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे ये भी तस्वीर में आपको दिखाया गया कि ये एक टरबाइन है, तो इसके ब्लेड्स के ऊपर जब वाटर आकर हिट करेगा तो ब्लेड्स जो है उसके मूव करेंगे और फिर उसकी शाफ्ट के साथ अ, जो एनर्जी मैकेनिकल आपको मिलेगी उसकी शाफ्ट के साथ जनरेटर कपल होगा, तो जनरेटर को ये एनर्जी मिल जाएगी और जनरेटर पे देन हमें इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। अच्छा, यहाँ पर क्या पर्पज़ है, क्यों ये चीज़ें डिस्कस हो रही? अगर मैं देखूँ कि एक-एक पार्टिकल को अगर मैं कंसीडर करूँ, एक अगर ड्रॉपलेट आया, एक अगर वाटर का पार्टिकल है, तो वो माइट बी इनफ ही ना हो कि वो टरबाइन को घुमा दे। अगर एक कतरा, एक ड्रॉप किसी चीज़ के ऊपर गिरता है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसको रोटेट करवा दे, और हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन कहीं और हो। फिर दूसरा एक ड्रॉप है, हो सकता है उसकी डायरेक्शन कुछ और हो। तो जब हम ये नहीं कहते कि फलां ड्रॉप है, उसकी ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये काइनेटिक एनर्जी है। हम रिजल्टेंट के तौर पर देखते हैं कि जो ओवरऑल वाटर उस टरबाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, उस सारे की इन कंबाइन इत्तेफाक से ही वो मूव कर रही होती है। तो ये एक मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। हम देख रहे होते हैं कि ओवरऑल जो पूरा का पूरा वाटर है वो इस काबिल हुआ है कि वो टरबाइन को घुमा दे। माइक्रोस्कोपिक अगर आप ऊपर देखें, एक-एक पार्टिकल को देखें, तो दे आर नॉट एबल टू टर्न द व्हील, ठीक है? ये किसी ने मैक्रो पे क्वेश्चन भी किया था। सो इसीलिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़े जी सर, पैमाने वो पर मैंने किया इंटरेस्टेड था। होते हैं। जी, बड़े लेवल पर हम इंटरेस्टेड होते हैं। और अब ये पार्टिकल्स की डिफरेंट डायरेक्शंस, और साफ ज़ाहिर है वाटर अगर ऊपर से गिर रहा है तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि भाई जी इधर नहीं जाना है, एसओपीज़ कुछ बने हुए हैं, यहाँ से इधर-उधर नहीं होना, ठीक है? सो वो तो उसने एक एक स्पेसिफिक हाइट से गिरना है और वो एक ठीक-ठाक हाइट होती है और उसी हाइट को ही तो यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अदरवाइज़ तो अगर पानी मौजूद है, पानी से आप बिजली नहीं बना सकते, ठीक? वो इस सेंस में बनेगी कि जब कोई हेड बने, जब आपके पास एमजीएच बने, वाटर है, उसका कोई ना कोई मास है, ग्रेविटी है 9.8 है, हाइट बनेगी जब साथ में, ऊँचे से गिरेगा काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, थोड़े से कम से गिरेगा और कम, तो डिपेंड करता है। और वो हेड्स जो होते हैं वो नेचुरल हेड्स होते हैं, कुदरती तौर पर जो चीज़ें बन रही है वहाँ पर करके, क्योंकि अगर आप आर्टिफ़िशियल बना रहे हैं तो ऊँचाई पे पानी कैसे लेके जाएँगे? गिराना है फिर, खैर दैट इज़ अ लॉन्ग डिबेट। सो एनी हाउ, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हमें इन इतनी यूज़फुल एनर्जी नहीं मिलती। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हमें एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में एनर्जी होती है और हम उसको अपने बेटर पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और अगर एनर्जी कहीं आपने स्टोर्ड की हुई है तो आप उसको स्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी सेंस में देख लेते हैं, और जो एनर्जी स्टोर नहीं करते, डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ें चेंज हो रही, ठीक है? कोई चीज़ इन हो रही है, कोई आउट हो रही है, इंटरेक्शन मौजूद है, ठीक है? तो अगर एनर्जी जो चीज़ें स्टोर नहीं फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती, फिर उसको हम डायनामिक के सेंस में करेंगे, और जो अगर स्टोर हो सकती है उसके अंदर फर्दर कोई चेंजेस अगर नहीं आ रही तो दैट कुड बी ट्रीटेड एज स्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये हमारे पास यहाँ पे मैक्रो माइक्रो का एक और चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। अब हीट, और जो मैं आपको एक चीज़ कही थी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि हीट और वर्क, द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क।
तो इससे पहले तो आपके जहन में वर्क का वही कॉन्सेप्ट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही खैर कॉन्सेप्ट है। ये हीट की सेंस में आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है किसी चीज़ का तो आप उसको हॉट की सेंस में या हीट की सेंस में कवर करेंगे। अगर वो चीज़ का टेम्परेचर कम है तो आप उसको कूल डाउन कहेंगे कि ये कूल है। तो आपके जहन में कोई ना कोई रेफरेंस होता है टेम्परेचर का, उससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं, उसका डिफरेंस देख रहे होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर है, हॉटनेस की सेंस में कह दिया, कम है। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे हमारे ज़हनों के अंदर हैं, प्रीवियसली ये मौजूद हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। तो इन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करता है या यहाँ पर क्या होगा कि एन एनर्जी इंटरेक्शन इज़ हीट ट्रांसफ़र। अगर आप का इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग का अगर इंटरेक्शन हो रहा है, अगर एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, इधर दैट इज इन और आउट, सो एन एनर्जी इंटरेक्शन इज हीट ट्रांसफर। एनर्जी इंटरेक्शन किस सेंस में हीट होगी? इफ इट्स ड्राइविंग फोर्स इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, अदरवाइज इट इज वर्क। जो एनर्जी का इंटरेक्शन है या जो हीट ट्रांसफर है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, अगर तो वो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से ऐसा हो रहा है तो दैट विल बी द हीट। और अगर टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वर्क। फॉर एग्जांपल हॉट कप ऑफ टी है तो आपको पता है कप ऑफ टी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का, आपके रूम का, आप मेरे ऑफिस का टेम्परेचर कुछ और है, वो 25 के करीब करीब होगा। चाय आप लेके आए हैं वो डेफिनेट सी बात है 25 से कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होगी। सो अब होगा क्या कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, कप से निकल के कप की जो दीवार है यानी कि जो बाउंड्री है कप की, उसको आप बाउंड्री के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, और टी या हॉट फ्लूइड इनसाइड द कप वो आपके पास सिस्टम का हिस्सा है और बाहर वाली चीज़ सराउंडिंग है। तो कप से निकल कर सराउंडिंग से सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ रही है। तो ये टेम्परेचर का फ़र्क है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अगर तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर वो वर्क ही होगा। दो एनर्जी के ही इंटरेक्शन हमारे पास, या तो वो हीट के सेंस में होगी या फिर वर्क। अब वर्क के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स हैं, दैट कुड बी द मैकेनिकल वर्क, दैट कुड बी द इलेक्ट्रिकल वर्क, केमिकल, कोई भी टाइप हो सकती है, बहुत वैरायटी है। ठीक है, तो वो एक अलग बहस है कि वो वर्क किस तरह का हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, क्या है। इलेक्ट्रिकल फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, क्या है, बैटरी इन्वॉल्व है, क्या है। मैकेनिकल वर्क के सेंस में फॉर एग्जांपल शाफ्ट इन्वॉल्व है, स्प्रिंग इन्वॉल्व है, जैसे एफ इज इक्वल टू के एक्स आपने एफएससी में पढ़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये डिपेंड करता है। लिफ्ट अलर्ट से ऊपर नीचे आ रही है, किस टाइप का वर्क इन्वॉल्व है। एलिवेटर है, गाड़ी है, किस टाइप का वर्क इन्वॉल्व है, आगे पीछे मूव कर रही है। सो इस डेफिनेशन को बेस बना के हम कुछ जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब वही न्यूक्लियर एनर्जी जिस पे एक मैं कमेंट कर रहा था एक छोटा सा, कि उसके जो दो प्रोसेसेस हैं, जो दो रिएक्शंस हैं, वो आपके पास फिशन और फ्यूजन का रिएक्शन है, जिसके थ्रू आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम U235 ये यूरेनियम का आइसोटोप्स है, साथ में न्यूट्रॉन है, इनका आपने रिएक्शन करवाया, कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, कुछ और पार्टिकल्स मिल रहे हैं। जिस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ दैट इज़ द एनर्जी। सो 3.2 इंटू 10⁻11 जूल, ये आपके पास एनर्जी उसके अंदर रिलीज हो रही है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज हो रही होती है, इन चीज़ों में हम इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, रिएक्शन के बाद, और ये जो रिएक्शन है डेफिनेट सी बात है दैट शुड बी द कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं कि ठीक हो गया जी, स्प्लिट हो जाता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से 440 ऑफ दम इन 2004 जनरेटिंग। अच्छा, अब तकरीबन 440 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, ये 2004 का डेटा है। सो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीब्यूशन था
दैट वाज 363, इसको अगर हम करूँ, ये मेगा में लिखा तो 363 गीगा बनता है ये, राइट, यानी कि 363 इंटू 10⁻9 वाट, ठीक है। तो ये दैट इज़ द हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि ये डेफिनेट सी बात है, ये 2004 का डेटा एनालिसिस है, नो दैट इज़ 2020। सो एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जो पावर है उसका कंट्रीब्यूशन हुआ है। अब कुछ रिन्यूएबल की तरफ भी चीज़ें हैं, ठीक है। So nuclear power submarines, aircraft, even power spacecraft as well as building nuclear bombs. So कुछ बॉम्बिंग में जा रही है, कुछ आप एयरक्राफ्ट्स के अंदर अब फ्यूल है बेसिकली। ये एनर्जी है जो रिलीज हुई है ना, अगर अगर आप यहाँ पर देखें तो उसके साथ जूल का वर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे फिक्सिंग नहीं हुई, यहाँ पे कोई स्टैंप नहीं लगी हुई कि ये बिजली बन गई है इससे, नहीं, ये एनर्जी मिली है आपको, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस एनर्जी को यूटिलाइज करके आगे चेंज करके किसी फॉर्म में लेके जाना है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इस फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज करते हैं। ये सर नहीं ये है जो कि रिएक्शन हुआ है तो बिजली बन गई और आप पकड़ लें और बिजली पैदा होगी। हाँ जी सर ये जो एनर्जी है ये हमें हीट की सूरत में मिलेगी या कोई भी सूरत में मिल सकती है, जो ये रिएक्शन के बाद? हीट की सूरत में अमूमन जो है वो हमें मिलेगी, और फिर उसके बाद जो यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें आप इंटरेस्टेड है, लेट्स से अगर मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है तो इससे मैकेनिकल में ले जाएं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड है तो इलेक्ट्रिकल में ले जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल को ओवरऑल सारा सेटअप, तो आपको पता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल में कोई भी चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। वाटर से अगर ले रहे हैं तो वो कनेटिक टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है। अगर कोल, ऑयल, गैस कोई भी चीज़ है तो आप उसको पहले जो कोल की फॉर्म में एनर्जी मौजूद होती है ना, ये केमिकल बेसिकली है, ये केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी मौजूद है। कंबस्शन की हीट के फॉर्म में आ गई, हीट से देन स्टीम, स्टीम मैकेनिकल, मैकेनिकल से उसको आप इलेक्ट्रिकल में ले गए। तो ये पूरा एक कन्वर्जन का सेटअप है, ठीक है। और शायद आपके साथ कमेंट हुआ हो कि जो कुछ कंट्रीज जहाँ पर लेट से उनको सारी इलेक्ट्रिसिटी नीड नहीं चाहिए, अगर उनको डोमेस्टिक हीटिंग चाहिए तो इसी हीट को डायरेक्ट वो डोमेस्टिक हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स के पर्पज़ क्या है। सो इसीलिए हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और हम एनर्जी ओरिएंटेड है, एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस है। आगे डिपेंड करता है कि किस चीज़ में लेके चलेंगे, ठीक है जी। इसीलिए उसने एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इन चीज़ों का जिक्र किया था कि वी आर ओपन, ठीक है, किस चीज़ में यूज़ करना डिपेंड करता है। सो जो मेन चीज़ है, अनकंट्रोल्ड नहीं रिएक्शन होना चाहिए, दैट शुड बी द कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको जस्ट पढ़ लेते हैं, सॉल्व नहीं करते, अगली दफ़े इसको सॉल्व कर लेंगे। उसका डेटा थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू बस दे देता हूँ कि अगर हेडिंग भी देखें तो खैर ये सेल्फ मेड है, अ कार पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूल। होता नहीं ऐसा अमूमन, और आपने देखा भी नहीं ऐसा कि आप किसी को कह रहे हो कि मैं न्यूक्लियर फ्यूल भरवाने जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर, अमूमन वो पेट्रोल और डीजल, ठीक है, वो हमारे पास इसी टाइप का सेटअप होता है। यहाँ पर क्या उसने ऐसा किया या क्या करना चाह रहा है, आप बड़े हैरत ज़दा होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक व्हीकल है, तो एक दिन का एक गैसोलीन जो ऑयल है, दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पेट्रोलियम के 5 लीटर उसकी डेली की कंजप्शन है, ठीक है। 50 लीटर का उसका टैंक है, वो 50 लीटर का टैंक फिल करवाता है, 5 लीटर डेली के यूज़ कर लेता है, 10 दिनों में उसका टैंक ख़त्म हो गया, ठीक है। किधर किधर जा रहा है, खैर जो कुछ भी कर रहा है वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। सो ये उसकी यूटिलाइजेशन है। अब ऑथर या एग्जाम्पल वाला किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो कहता है मिसाल के तौर पर मैं न्यूक्लियर फ्यूल लेता हूँ, यूरेनियम को लेता हूँ, U-235 को लेता हूँ मैं, और 1 किलो नहीं 0.1 kg यानी कि 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम वो न्यूक्लियर फ्यूल का लेता है। वो कहता है ओके जी 100 ग्राम ये बिल्कुल एक थोड़ी सी अमाउंट जो है, अगर मैं इसके अंदर 100 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल इसके टैंक के अंदर फिल कर दूं तो ये कितने दिनों तक चलती रहेगी और कब तक मुझे इसको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी ना। तो ये उसका
एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर उसको सपोज 100 ग्राम वो कर लेता है ना, ठीक है। अब सॉल्व नहीं करूँगा, वो बाद में ही करूँगा, मैं सिर्फ आंसर के ऊपर आपका फोकस करवाऊँ कि सिर्फ 100 ग्राम उसको प्रोवाइड करने से ये जो है वो 40,000 जो है ना वो 790 इतने डेज, ठीक है, कि 40,790 दिन तक उसको रीफिल करवाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। इसको 365 पे अगर डिवाइड कर दें, जो कि एक साल में दिन होते हैं, ठीक है, कर लें डिवाइड करें ज़रा कोई, चले मैं भी साथ साथ कर लेता हूँ डिवाइड में। 40790 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। एक साल में 365 दिन ही होते हैं या इस पे भी इतराज है? चलिए नहीं इतने ही होते हैं। इतने ही होते हैं, चलें। Yes, sir. 111 साल बनते हैं, यस सर। ठीक है, 111 साल। सो जस्ट इमेजिन के क्या क्या मौजूद हैं कुदरती तौर पर, अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें मौजूद हैं। सो एनी हाउ, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन कि हमारे पास एक अबंडेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मौजूद है। सो इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है जी। तो अगली दफ़ा डेफिनेट सी बात है, जो पहली मुलाकात होनी है वो क्विज़ के सेंस में हो जानी है। सो 11 बजे कंट्रोल लैब 5वें फ्लोर के ऊपर, ठीक है, 5वें फ्लोर के ऊपर कंट्रोल लैब क्विज़ होगा जी। कोई शॉर्ट सा क्वेश्चन है तो वो बता दें। थ्योरी और न्यूमेरिकल मिक्स होगा, कितना कितना होगा वो अभी मुझे भी नहीं पता। तो सर अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें तो बेहतर नहीं हो जाएगा थोड़ा? मर्जी है, मैं किसी चीज़ पे कोई ऐसी चीज़ पे कुछ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक बंदा को थ्योरी कर लूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल कर लूँ, तो जो दिल करता है कर लें जी। सर न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर। नहीं, जो कुछ भी करना है आप करें, ठीक है। सर चैप्टर 2 में से तो नहीं कुछ आना है, या आपने लास्ट टाइम नहीं कहा था कि ठीक है नहीं सर। नहीं नहीं, ठीक, चैप्टर 1 ओके। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सर ये वो अटेंडेंस की रहती थी उसकी लगा सर आप? किसकी अटेंडेंस रहती थी, क्या नाम है? सर वलीद 009। इसकी अटेंडेंस रहती थी। और जी कोई क्वेश्चन? क्योंकि क्विज से रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप आहिस्ता से परेशानी के आलम में आ रहे हो और वो सर पूछना ये था कि थ्योरी कितनी लंबी होगी, या क्विज की कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हो जाएगी या नहीं होगी, तो किस तरह का कैलकुलेटर खरीदना चाहिए। तो जी क्विज से रिलेटेड कोई भी इशू आप लोगों को? सर कोई ऑन कैंपस होना है ना? क्विज ऑन कैंपस होना कह रहे हैं, बड़ी देर कर दी, मेहरबान से आते। और जी कोई क्वेश्चन? बस ठीक है मेरे ख्याल से, बाकी लीव करते जिनको कोई इशू नहीं है, क्लास ओके, तो हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो उम्मीद है कि क्विज से रिलेटेड हमारे सारे सवाल मुकम्मल हैं। विश यू गुड लक, सी यू इन कंट्रोल लैब। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। सर।